नमस्कार दोस्तों, एनएन क्लासेस की विशेष कक्षाओं में आपका स्वागत है। और आज हम इन्वायरमेंट का लेक्चर नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 4 पढ़ा, जिसके अंदर हमने इकोलॉजी और इकोसिस्टम को पढ़ा था। साथ ही साथ हमने देखा था कि इकोसिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 5 है, इसके अंदर हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, यानी पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार। साथ ही साथ हम देखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र के पिरामिड, यानी पिरामिड ऑफ इकोसिस्टम। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। तो जैसा कि आप कल के लेक्चर में देख चुके हैं कि जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है वो क्या होता है, साथ ही साथ उसके जो दो मेन कंपोनेंट होते हैं, जो बायोटिक और एबायोटिक हैं, उनको हम अच्छे से देख चुके हैं। अब आज हम जो देखने वाले हैं वो देखेंगे इकोसिस्टम जो होता है ये कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इकोसिस्टम जो है वो कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का होता है। पहला प्राकृतिक और दूसरा होता है कृत्रिम या मानव निर्मित। तो प्राकृतिक का मतलब होता है नेचुरल इकोसिस्टम, और कृत्रिम यानी मानव निर्मित जो इकोसिस्टम है उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो सबसे पहले देखते हैं प्राकृतिक इकोसिस्टम यानी नेचुरल इकोसिस्टम को। तो नेचुरल इकोसिस्टम भी जो है इसको दो भागों में बांटा जाता है। पहला होता है स्थलीय, जिसे हम क्या कहते हैं, टेरेस्टेरियल कहते हैं। दूसरा होता है जलीय, जिसे हम एक्वाटिक कहते हैं, मतलब टेरेस्टेरियल इकोसिस्टम, और दूसरा होता है एक्वाटिक इकोसिस्टम। अब देखिए स्थलीय, क्योंकि हम यहाँ पे नेचुरल इकोसिस्टम को पढ़ रहे हैं, तो स्थलीय यानी टेरेस्टेरियल जो हमारे पास इकोसिस्टम है उसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे। तो पहला आएगा घास का मैदान, दूसरा आएगा मरुस्थल जिसे हम कहते हैं डेजर्ट, और घास के मैदान को हम क्या कहते हैं, ग्रास लैंड कहा जाता है। वन जिसे हम फॉरेस्ट कहते हैं, पर्वत या पठार। पर्वत का मतलब होता है माउंटेन और पठार का मतलब होता है प्लेट्यू। तो ध्यान रखिएगा कि जो हमारे पास टेरेस्टेरियल नेचुरल इकोसिस्टम है उसके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कौन से हैं। जैसे घास का मैदान है, मरुस्थल है, वन है, पर्वत है, पठार है। अब इसे प्राकृतिक के अंदर क्यों लाया गया, यानी नेचुरल के अंदर क्यों लाया गया, क्योंकि देखिए ये मानव द्वारा नहीं बनाया जा सकते, ये खुद ब खुद मतलब नेचर के प्रोसेस से बनते हैं, इसलिए इन्हें प्राकृतिक के अंदर लाया गया है। अब हम बात करते हैं जलीय यानी एक्वेटिक इकोसिस्टम की। तो उसमें सबसे पहले आएगी नदी, दूसरा आएगा झरना, तीसरा आएगा समुद्र, चौथा आएगा तालाब, और पांचवा आएगा झील। तो देखिए यहाँ पे समुद्र वाला जो हमारे पास है, जो ओशियन वाला है, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है कि भाई सबसे स्थायी मतलब सबसे स्टेबल और सबसे बड़ा इकोसिस्टम कौन सा है। तो जो हमारा ओशियन वाला जो इकोसिस्टम है वो सबसे बड़ा और सबसे स्टेबल है। अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की, या फिर आप कह सकते हो ऐसा इकोसिस्टम जिसे ह्यूमन द्वारा बनाया गया हो, मतलब मनुष्य के द्वारा बनाया गया हो। पहला बगीचा, दूसरा है धान का खेत, और तीसरा है एक्वेरियम। अब देखिए यहाँ पर बगीचा आप जानते हो, आप कोई भी बगीचा लगा सकते हो, अनार का बगीचा, सेब का बगीचा, और भी तरह के फलों का बगीचा आप लगा सकते हो। तो वो जो आप बगीचा, वो गार्डन जो आप लगाओगे, तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपने पेड़ लगाया तो वहाँ पे कुछ नहीं होगा, मतलब वहाँ पेड़ भी होगा, साथ ही साथ फिर वहाँ पे जीव भी आएंगे, वहाँ पे चिड़िया आएगी, शाकाहारी जीव आएंगे, तो वो एक तरह से पूरा आपका क्या हो जाएगा, इकोसिस्टम बन जाएगा, छोटा इकोसिस्टम। दूसरा धान का खेत, तो धान का खेत भी एक प्रकार का इकोसिस्टम है, क्योंकि वहाँ पे धान के खेत में भी छोटे छोटे जीव जंतु जो जलीय होते हैं वो भी वहाँ पर कुछ समय के लिए रहने लग जाते हैं, जिससे वो एक छोटा सा इकोसिस्टम बन जाता है। तीसरा है एक्वेरियम। तो एक्वेरियम आप जानते हो, जो घर में जो एक्वेरियम रखा जाता है जिसके अंदर मछली रखी जाती है, तो वो भी एक तरह का आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या और किस तरह से बनते हैं समझिएगा। सबसे पहले तो यही बनेगा कि भाई जो इकोसिस्टम है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नेचुरल, दूसरा होता है आर्टिफिशियल। अब जो दूसरा जो क्वेश्चन देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है कि भाई आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा निम्नलिखित में से कौन सा सबसे स्टेबल और सबसे बड़ा इकोसिस्टम है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको वहाँ पर मिल जाएगा घास का मैदान, वन मिल जाएगा आपको, और एक मरुस्थल मिल जाएगा, और एक आपको समुद्र मिल जाएगा। तो आप जानते हो कि भाई जो समुद्र है वो सबसे स्थायी मतलब सबसे स्टेबल और सबसे बड़ा इकोसिस्टम है। अब देखिए सबसे स्थायी मतलब जो हम बोल रहे हैं कि भाई सबसे स्टेबल है ये, तो ये स्टेबल क्यों है मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। कि समुद्र आप जानते हो बहुत ज़्यादा पानी की मात्रा है, तो अधिक ताप बढ़ने से देखिए समुद्र में समस्या कैसे उत्पन्न हो सकती है। या तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़े तो वहाँ का टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर वहाँ के जो जीव हैं उनको रहने में समस्या होगी। दूसरा, जब आप बहुत ज़्यादा कचरा समुद्र में मिलाना शुरू करोगे, किस तरह का कचरा, जैसे ऑयल होता है,
क्रूड ऑयल होती है या और तरह की जो ऑयल है, जब आप उसे समुद्र में मिलाते हो तो फिर वहाँ पे क्या होता है, जो वहाँ के पानी में घुली ऑक्सीजन है उसका लेवल कम होगा और उससे क्या होगा, फिर जो वहाँ पे जीव रह रहे हैं उनका जीवन क्या हो जाएगा, अनुकूल नहीं रहेगा वहाँ रहने के लिए। तो लेकिन ये प्रोसेस कैसा है, ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, मतलब ऐसा करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। बहुत ज़्यादा टाइम का मतलब कि आपको हज़ारों लाखों साल लग जाएंगे समुद्र का जो इकोसिस्टम है उसको ख़राब करने के लिए। जबकि घास का मैदान है, तो देखिए घास का मैदान एक स्पेसिफिक एरिया है। आप क्या करेंगे, आप यहाँ जाके सबसे पहले तो आप ये घास किसी भी माध्यम से हटा सकते हो, पहली चीज़। दूसरा, यहाँ पे जो शाकाहारी जीव रह रहे हैं उनको आप मार सकते हो, शिकार कर सकते हो। अब आप शाकाहारी जीवों का शिकार करोगे तो जो यहाँ पे जो मांसाहारी जीव रह रहे हैं, जो शेर भेड़िया रह रहे हैं, उनको खाने के लिए हिरन नहीं मिलेगा या फिर जो भी शाकाहारी जीव आप मार रहे हो। तो इस तरह से क्या होगा, इनकी संख्या भी लगातार घटने लगेगी और इस तरह से घास का मैदान का जो इकोसिस्टम है वो खत्म हो सकता है। साथ ही साथ मरुस्थल है, ये इसका इकोसिस्टम भी खत्म हो सकता है, वन का इकोसिस्टम भी खत्म हो सकता है। लेकिन जो समुद्र है वो बहुत ज़्यादा विशाल है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत वास्ट एरिया इसमें होता है, तो आप इसे जल्दी से ख़त्म नहीं कर सकते। और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है कि समुद्र यानी जो ओशियन का जो इकोसिस्टम होता है, जो सी इकोसिस्टम होता है, ये सबसे स्टेबल है और सबसे बड़ा है। अब अगर बात की जाए, अगर क्वेश्चन आपके पास आता है कि भाई स्थलीय मतलब टेरेस्ट्रियल सबसे स्टेबल इकोसिस्टम बताइए, तब आप आंसर क्या लगाओगे, वन। अगर आपसे बोला जाए कि भाई धरातल पे यानी स्थल पे सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा इकोसिस्टम है, तब आप फॉरेस्ट लगाओगे। और अगर ओवरऑल पूछा जाए तो फिर आप ओशियन लगाओगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। और टाइप्स आपको देख लिया, आपने देख लिया इकोसिस्टम के कितने तरह के टाइप होते हैं, 2 तरह के होते हैं। फिर नेचुरल आपने देखा, फिर आर्टिफिशियल आपने देख लिया। साथ ही साथ मैंने आपको बता दिया कि क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे और यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा नहीं आएगा। हाँ, एक क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। अब आपको ऑप्शन दे देंगे घास का मैदान, समुद्र, नदी और धान का खेत। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार देखने को मिला है। आर्टिफिशियल कौन सा होगा, धान का खेत। तो इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ जाते हैं। अगला जो टॉपिक है नोट के तौर पे लिखा गया है यहाँ पर। अब नोट के तौर पे क्या है, देखिए इकोसिस्टम में एनर्जी का स्थानांतरण यानी फ्लो एक दिशीय यानी यूनिडायरेक्शनल होता है, जिसमें एनर्जी लॉस होती है। अब क्या यहाँ पर कहा जा रहा है और किस तरह से ये क्वेश्चन बनता है, मैं दोनों ही चीज़ें आपको बताऊंगा। लेकिन आप सबसे पहले समझिए, यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि किसी भी इकोसिस्टम में जो एनर्जी फ्लो होता है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में ही होता है, एक डायरेक्शन में होता है। मतलब कहाँ से होगा, जो हमारे पास प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं उनसे जो हमारे पास कार्निवोरस हैं उनकी तरफ जाएगा। आपको ध्यान रखना है, कार्निवोरस की तरफ जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर देखिए एक चित्र बनाया गया है। सूर्य से एनर्जी आ रही है ग्रीन प्लांट में। अब ग्रीन प्लांट भोजन बनाएगा और अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करेगा। इस एनर्जी को टिड्डा यूज करेगा, मतलब ये इस प्लांट को खाएगा, और इस टिड्डे को मेंढक खाएगा और मेंढक को सांप खाएगा। तो इससे क्या हो रहा है, एनर्जी आप देख पा रहे हैं सिर्फ एक तरफ ही फ्लो हो रही है। मतलब कि ग्रीन प्लांट से टिड्डे में गई, टिड्डे से मेंढक में, मेंढक से सांप में। ऐसा नहीं होता, मतलब कि सांप से मेंढक में आई, फिर मेंढक से टिड्डे में, और टिड्डे से ग्रीन प्लांट में, और फिर सन में। बिल्कुल यही चीज़ इसमें बताई गई है। और क्वेश्चन क्या आता है, यही क्वेश्चन आप समझना, आपको क्या क्वेश्चन ये आएगा कि भाई इकोसिस्टम में एनर्जी का जो फ्लो होता है या ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है वो कैसा होता है। ऑप्शन आपको मिल जाएगा एक दिशीय, द्विदिशीय, इस तरह से, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है, हमेशा एनर्जी का जो फ्लो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब सिर्फ एक दिशा में ही होता है। तो ये चीज़ भी आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि इतना ज़्यादा इसमें कुछ समझने जैसा नहीं है, बस आपको अच्छे से समझ लेना है और पेपर में आपका 1 नंबर पक्का। चलिए अगला है इकोटोन। अब इकोटोन क्या होता है इसको समझिएगा। अभी जो टॉपिक हैं सारे छोटे छोटे हैं बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए इकोटोन क्या होता है, ऐसा एरिया जहाँ 2 या अधिक विविध समुदाय, मतलब विविध समुदाय का मतलब है डिफरेंट कम्युनिटी, या ऑब्लिक लगा के आप इकोसिस्टम की विशेषताएं पाई जाती है। फिर अभी अच्छे से समझाऊंगा। देखिए यह 2 इकोसिस्टम का संक्रमण क्षेत्र यानी ट्रांजिशन जोन होता है। अब समझिए कि परिभाषा में क्या कहा गया है, क्योंकि ये किताबी लैंग्वेज है, ये जो लैंग्वेज है ये किताबी लैंग्वेज है। अब इसको साधारण भाषा में समझिए, क्या बोला जा रहा है, ऐसा क्षेत्र जहाँ पर 2 या अधिक विविध समुदाय यानी डिफरेंट कम्युनिटी या इकोसिस्टम की विशेषता पाई जाती है। और ये क्या होता है, संक्रमण क्षेत्र होता है। आप जो ये फिगर देख पा रहे हैं इससे समझिए, मतलब
कि माना यहाँ पर आपका ये कोई ग्रास लैंड है, मतलब एक घास का मैदान है, और इसी से ही जुड़ा हुआ एक फॉरेस्ट लगा है, कोई भी एक वन लगा है, वन क्षेत्र। देखिए ये घास का मैदान है, ग्रास लैंड, और यहीं से इसी से ही जुड़ा हुआ एक फॉरेस्ट लगा हुआ है, मतलब कोई भी एक जंगल लगा हुआ है। तो ऐसा क्षेत्र जो दोनों में है, मतलब घास के मैदान में भी है, जहाँ पे घास का मैदान भी हो और पेड़ भी हो, तो ऐसा क्षेत्र जहाँ पे दो इकोसिस्टम की विशेषताएं पाई जाती है। और अभी हमने देखा था टाइप ऑफ इकोसिस्टम में घास का मैदान भी एग्जाम्पल में था और वन भी एग्जाम्पल में था, तो दोनों इकोसिस्टम की क्या है यहाँ पर विशेषता है। तो ऐसा क्षेत्र जहाँ पे दोनों इकोसिस्टम की या दो विविध समुदायों की विशेषता पाई जाती है, ऐसे क्षेत्र को क्या कहते हैं, इकोटोन कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं इकोटाइप क्या होता है। देखिए इकोटाइप, जब कोई एक जाति मतलब कोई एक स्पीसीज के सदस्य अलग अलग स्थानों पर निवास करते हैं हो तथा इनके पर्यावरण के कारण इनमें आनुवांशिक यानी जेनेटिक व मॉर्फोलॉजिकल मतलब शारीरिक बदलाव प्राकृतिक चयन के कारण होते हैं, तो ऐसी स्पीसीज को इकोटाइप या इकोटाइप ऐसी स्पीसीज कहलाती है। तो ये लैंग्वेज हो गई हमारी बुक वाली। अब साधारण शब्दों में समझिए, मतलब कोई एक जाति है, कोई भी एक स्पीसीज है, अब इसके दो सदस्य मतलब एक ही जाति के एक सदस्य ए और एक सदस्य बी, ये अलग अलग जगह रह रहे हैं, मतलब ये घास के मैदान में रह रहा है और ये जंगल में रह रहा है, समझिएगा, ये ग्रासलैंड में रह रहा है और ये फॉरेस्ट में रह रहा है। तो इनमें क्या होता है, क्योंकि देखिए अब घास के मैदान का जो एटमॉस्फेयर होगा, जो वहाँ का इकोसिस्टम है वो अलग होगा, क्योंकि वहाँ पे जो है चरने वाले पशु या फिर और तरह की प्रक्रियाएं होती हैं, जबकि जो फॉरेस्ट में है तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये घास के मैदान में क्या करेगा, वहाँ का घास का मैदान क्या करेगा, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है या वहाँ का जो इकोसिस्टम है, ये खुद को उस इकोसिस्टम के अनुसार ढाल लेगा और इसमें उसी प्रकार के चेंज होंगे। सेम दूसरी जगह जो ये फॉरेस्ट में जो उग रहा है, ये फॉरेस्ट के इकोसिस्टम के अकॉर्डिंग टू नेचुरल एडेप्टेशन कर लेगा, मतलब प्राकृतिक चयन कर लेगा, वहाँ के अनुसार खुद को ढाल लेगा और फिर उस तरह से वहाँ पर जिएगा। तो जब कभी दो जाति के अलग अलग सदस्य किसी स्थान के अनुसार खुद को बदल लें और खुद में जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकल मतलब शारीरिक और आनुवंशिक दोनों ही उसमें बदलाव हो जाएं, तो ऐसी जाति क्या कहलाती हैं, इकोटाइप कहलाती है। मतलब इकोटाइप में क्या होगा कि जेनेटिकल भी चेंज होगा और मॉर्फोलॉजिकल भी चेंज होगा, जबकि इकेड जो होता है, इकेड में केवल शारीरिक चेंज होंगे, मतलब केवल उसमें जो वो कैसे उग रहा है, मतलब उसकी काफ़ी सारी ब्रांच, एक में बहुत सारी ब्रांचें आ रही हैं, एक में ब्रांच नहीं आ रही है, मतलब एक में काफ़ी सारी शाखाएं आ रही हैं, एक में केवल एक दो शाखाएं आ रही हैं। तो देखिए इकोटाइप में जेनेटिकल चेंज भी होगा और साथ ही साथ मॉर्फोलॉजिकल मतलब शारीरिक चेंज भी होगा, जबकि इकेड में केवल शारीरिक चेंज होगा, बाकी इनके जीन जो हैं वो एक जैसे ही रहेंगे। तो ध्यान रखिएगा आप कि इकेड और इकोटाइप में क्या फ़र्क है। इकोटाइप में जेनेटिकल और मॉर्फोलॉजिकल दोनों चेंज होते हैं, जबकि इकेड में केवल और केवल मॉर्फोलॉजिकल चेंज होंगे, जेनेटिकल चेंज नहीं होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट इकोटोन है, वही आपको ज़्यादा ध्यान रखना है, उसी से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि इकोटोन होता है, एग्जाम्पल वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, एक जाति का संक्रमण क्षेत्र, दो जाति का संक्रमण क्षेत्र, दो इकोसिस्टम का संक्रमणीय क्षेत्र। तो आंसर यही आपको लगाना होगा, दो इकोसिस्टम का संक्रमणीय क्षेत्र, क्योंकि वो ट्रांजिशनल जोन होता है दो इकोसिस्टम का। चलिए अगला टॉपिक है इकोलॉजिकल सक्सेशन, जिसे हम कहते हैं पारिस्थितिकीय अनुक्रमण। तो जैसे कि आप यहाँ पे शब्द से ही समझ पा रहे हैं, अनुक्रमण का मतलब क्या होता है, जब हम किसी एक चीज़ को हटा के दूसरी चीज़ वहाँ पे क्या कर लेते हैं, स्टेबल कर देते हैं। तो सेम चीज़ हमारे एटमॉस्फेयर में भी ऐसा ही होता है, हमारे वातावरण में भी यही चीज़ होती है। देखिए वातावरण में परिवर्तन के कारण मतलब जो हमारा वातावरण है एटमॉस्फेयर, उसमें चेंज हुआ और उससे किसी स्थान पर पुराने जीव और पादप समुदाय के स्थान पर नए जीव व पादप समुदाय का उत्पन्न होना इकोलॉजिकल सक्सेशन कहलाता है। और ये एक लंबी प्रोसेस है और जिससे इन्वायरमेंटल स्टेबल होता है या इन्वायरमेंट स्टेबल होता है। कहने का मतलब है कि जब किसी क्षेत्र विशेष में कोई एक जाति यहाँ पर रह रही है या फिर प्लांट की कोई एक जाति या फिर एनिमल की जाति, उसके जगह पर जब कोई नई जाति या प्लांट की नई स्पीसीज आके खुद को स्टेबल कर दे, तो इसे हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकीय अनुक्रमण कहते हैं। तो बहुत सीधी सी परिभाषा है। और इन्वायरमेंटल सक्सेशन जो है ये सिर्फ और सिर्फ आपके नोट के तौर पर है,
अगर आप में से कोई लोग यूपीएससी या पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे ये चीज़ें आपको सहायक होती हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा आज का अगला टॉपिक, और बहुत इम्पोर्टेंट पारिस्थितिक पिरामिड, या जिसे हम इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। तो देखिए पिरामिड होता क्या है, इससे हम क्या चीज़ इकोसिस्टम की दर्शाते हैं, क्या शो करते हैं, वो सब आपको अभी इसमें समझ आएगा। तो सबसे पहले इसको देख लीजिए। किसी भी इकोसिस्टम में प्राइमरी प्रोड्यूसर एवं विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं, मतलब जितने भी हमारे पास डिफरेंट कैटेगरी थी, आप जानते हो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, जो हमारे पास कंज्यूमर्स थे की संख्या, मतलब उनकी संख्या, उनका बायोमास मतलब उनका वेट, और उनके द्वारा जो स्टोर एनर्जी है में संबंध को पिरामिड से दिखलाते हैं या दर्शाते हैं। मतलब किसी भी इकोसिस्टम में प्राइमरी जो हमारे पास प्रोड्यूसर होते हैं और जो हमारे पास कंज्यूमर होते हैं, उनकी कितनी संख्या है, कितना उनका वेट है, और कितनी वो एनर्जी खुद के अंदर स्टोर कर रहे हैं, इनका जो संबंध है वो हम पिरामिड से दिखलाते हैं। आगे देखिए, इकोलॉजिकल पिरामिड का विचार, मतलब ये विचार सबसे पहले किसको आया, चार्ल्स एल्टन को आया, एल्टन को 1927 में। इसलिए इन पिरामिड को एल्टोनियन पिरामिड्स भी कहते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है कि भाई इकोलॉजिकल पिरामिड का विचार सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट किसका था या किसने दिया, तो चार्ल्स एल्टन ने दिया 1927 को। अब देखिए जो हमारे पास इकोलॉजिकल पिरामिड होते हैं, यह होते हैं 3 तरह के। सबसे पहले जीव संख्या का, मतलब किसी भी इकोसिस्टम में कितनी जीव हैं, उनकी टोटल काउंट कितनी है, तो उसका जो पिरामिड होता है वो इकोलॉजिकल नंबर या इकोसिस्टम नंबर पिरामिड कहलाता है। दूसरा, उस इकोसिस्टम में जितने भी जीव हैं उनका वेट कितना है, उनका बायोमास कितना है, तो उसको हम कहते हैं इकोसिस्टम बायोमास पिरामिड। तीसरा, संचित ऊर्जा का पिरामिड, या फिर आप कह सकते हो इकोसिस्टम का जो स्टोर्ड एनर्जी पिरामिड है। तो 3 तरह के पिरामिड होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन यही बनता है कि भाई इकोसिस्टम में या फिर इकोलॉजिकल पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 ही प्रकार के होते हैं, और तीनों के तीनों महत्वपूर्ण और तीनों के तीनों बहुत ईजी हैं, बहुत अच्छे से इनको समझिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं जीव संख्या, यानी किसी भी इकोसिस्टम में टोटल कितने वहाँ पे जीव हैं, उनकी कितनी संख्या है, उसका पिरामिड कैसा बनता है, सीधा बनता है, उल्टा बनता है, ये आप अब समझेंगे। देखिए इकोसिस्टम के प्राथमिक उत्पादक मतलब प्राइमरी प्रोड्यूसर व उपभोक्ताओं, मतलब उसमें जो कंज्यूमर है की संख्या को दर्शाता है। मतलब जो हमारे पास पिरामिड ऑफ नंबर है, या फिर आप कह सकते हो जीव संख्या का जो पिरामिड है, ये क्या दर्शाता है, क्या शो करता है कि उस इकोसिस्टम में कितने प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं और कितने कंज्यूमर हैं, उनके टोटल कितनी काउंट है, उसको ये शो करता है। ये पिरामिड सीधे, मतलब ये सीधा भी बनता है, सीधे का मतलब होता है ऐसा, और उल्टे का मतलब होता है ऐसा। ये सीधे और उल्टे दोनों प्रकार के हो सकते हैं। अब देखिए सीधे और उल्टे का मतलब है क्या, और क्यों हम सीधा और उल्टा यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं। सबसे पहले एक बेसिक चीज़ समझिएगा, ये सीधा पिरामिड है, तो जिस भी चीज़ की संख्या ज़्यादा होगी उसके तरफ ये बेस वाला भाग होगा। मतलब जिस भी चीज़ का वेट ज़्यादा हो, चाहे नंबर ज़्यादा हो, चाहे एनर्जी ज़्यादा हो, जिसका ये चीज़ ज़्यादा होगा उसकी तरफ उसका जो उसको हम प्रदर्शित करेंगे वो बेस की तरफ करेंगे, यानी चौड़े वाले भाग की तरफ करेंगे। और जिसकी संख्या कम होगी या फिर वेट कम होगा या फिर एनर्जी कम होगी, तो उसको हम संकरे वाले भाग की तरफ प्रदर्शित करेंगे। तो अब यहाँ पर एग्जाम्पल जो दिया है उसको समझिए। देखिए घास स्थल यानी ग्रासलैंड एवं फसल स्थलीय, मतलब कोई भी फसल का खेत है कि इकोसिस्टम का पिरामिड सीधा बनेगा। अब क्यों बनेगा ऐसा, यह सीधा क्यों बनेगा, इसको अभी हम नीचे इसमें कुछ चित्र भी इंक्लूड किए गए हैं, उनसे आप समझेंगे। दूसरा, पेड़ के जीव संख्या का पिरामिड बिल्कुल उल्टा बनेगा। अब पेड़ के जीव संख्या का पिरामिड उल्टा बन रहा है, जबकि ग्रासलैंड और जो क्रॉपलैंड का इकोसिस्टम का जो पिरामिड है वो सीधा बन रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था उसको ध्यान रखना है। जिनकी संख्या ज़्यादा होगी या फिर जिनका वेट ज़्यादा होगा या फिर जिनमें एनर्जी ज़्यादा होगी, उनके तरफ हमेशा हमारा बेस वाला पार्ट, ये बेस वाला पार्ट ही उनकी तरफ को प्रदर्शित करेगा। अब देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये है ग्रासलैंड का, ये वाला ग्रासलैंड का है, और ये आपका क्रॉपलैंड का पिरामिड हो गया। अब हमने कहा
कि भाई जो घास के मैदान का जो पारिस्थितिकी तंत्र है या फिर फसल का जो पारिस्थितिक तंत्र है वो हमेशा सीधा बन रहा है। तो सीधा आप देख पा रहे हैं, सीधे हैं दोनों ही। अब मैंने आपको दूसरी चीज़ बोली कि वहाँ पर जिन चीज़ों की संख्या ज़्यादा होगी उसकी तरफ बेस होता है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये घास दिखाया जा रहा है, इनकी संख्या सबसे ज़्यादा है, मतलब घास की संख्या घास स्थल में बहुत ज़्यादा होगी, इसलिए सबसे पहले घास स्थल। अब इस घास को खाने वाले आप देख पा रहे हो खरगोश की संख्या फिर कम हो गई, फिर दूसरे नंबर पे ये आ गए। फिर तीसरे नंबर इन खरगोश को खाने वाला जो भेड़िया है वो यहाँ पर आ गया आपका, यानी इनकी संख्या 2 हो गई। और सबसे ऊपर आ गया आपका शेर, जो कि खरगोश को भी खा सकता है, भेड़िए को भी खा सकता है, तो इसकी संख्या हो गई 1। तो आप देख पा रहे हो उसकी संख्या बहुत कम है, इसलिए ये संकरे वाले भाग में है। और जो घास स्थल है उसकी संख्या, मतलब उसमें घास की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो वो सबसे बेस वाले नीचे वाले उसमें आ गया। सेम चीज़ इधर भी वही है। फसल आप देख पा रहे हो, ये फसल दिखा रहे हैं, इस पर फिर कीड़े हो गए थोड़ा ज़्यादा, मतलब सबसे पहले फसल सबसे ज़्यादा। आप जानते हो कि कोई भी फसल आपने उगाई तो वहाँ पे फसल की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। जैसे आपने गेहूँ उगाए तो वहाँ पे गेहूँ का खेत है तो गेहूँ सबसे ज़्यादा होगा। फिर उस पर लगने वाले कीट दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा होंगे, फिर उन कीड़ों को खाने वाले मेंढक, फिर उस मेंढक को खाने वाला सांप, और फिर सांप को खाने वाला बाज। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि जो भी संख्या ज़्यादा है वो बेस की तरफ है और जिसकी संख्या संकरी है वो सबसे ऊपर है। और आप देख पा रहे हैं ये जो पिरामिड है ये कैसे बने, सीधा बना है। अब क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा कि भाई जो घास का मैदान है और जो घास का मैदान है और जो फसल है, फसल का खेत, उसके जीव संख्या का पिरामिड, यानी कि जो हमारे पास बायो नंबर या फिर जीव जो संख्या है उनका पिरामिड कैसा बनेगा। तो आप कैसा बोलेंगे, सीधा बनेगा, क्योंकि आप देख पा रहे हो ये सीधा बना हुआ है। अब हमने दूसरा जो एग्जाम्पल यहाँ पे देखा था, ये देखिए दूसरा, पेड़ के जीव संख्या का पिरामिड जो है बिल्कुल उल्टा बनता है। उल्टा क्यों बनता है समझिए इस बात को। तो ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए, तो ये है पेड़ में, किसी पेड़ में पेड़ के जीव संख्या का पिरामिड कैसा बना हुआ है, उल्टा है। आप देख पा रहे हो उल्टा ये त्रिभुज है। सबसे पहले यहाँ पर पेड़ एक ही है, इसीलिए ये उल्टा बन रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिसकी संख्या ज़्यादा होगी उसकी तरफ बेस होगा। आप देख पा रहे हो यहाँ पर कीड़ों की जो संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये उल्टा बन गया। तो एक ही पेड़ है, उस पेड़ पे कुछ पक्षी भी रहते हैं और कुछ कीड़े भी रहते हैं। तो पक्षियों की संख्या थोड़ा कम है और कीड़ों की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए बेस इसका ऊपर चला गया और पेड़ की तरफ क्या आ गया, सबसे संकरा भाग आ गया, क्योंकि पेड़ एक है। बाकी फिर ये इंक्रीज वाले जो मॉड्यूल पर है, मतलब इंक्रीजिंग हो रहा है, ये पक्षी इंक्रीज हो रहे हैं, फिर कीड़े इंक्रीज हो रहे हैं। तो इस तरह से जो पेड़ के जो जीव संख्या का, यानी जो इसमें जो भी हमारे पास जितने जीव संख्या है उसका जो हमारे पास पिरामिड है वो कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिरामिड बता रहा हूँ आपको। चलिए अब हम दूसरे पिरामिड को देख लेते हैं, जीव भार का पिरामिड, यानी बायोमास पिरामिड। जीव भार का मतलब होता है कि उनका वेट कितना है। चलिए तो देखिए, सबसे पहले इसके बारे में जान लीजिए, इसकी परिभाषा। इस पिरामिड से किसी इकोसिस्टम के प्राइमरी प्रोड्यूसर तथा सभी कंज्यूमर, मतलब ऑल टोटल जितने कंज्यूमर हैं, के भार के संबंध को दर्शाते हैं। मतलब इस पिरामिड में हम किसी भी इकोसिस्टम के प्राइमरी प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के वेट के रिलेशन को या को रिलेशन को क्या करते हैं, शो करते हैं। जीव भार का पिरामिड सीधा और उल्टा दोनों हो सकता है। मतलब हमारे पास जो पिरामिड नंबर्स का था वो भी सीधा और उल्टा दोनों बन सकता है। बायोमास पिरामिड जो है ये भी सीधा और उल्टा दोनों बन सकता है। अब कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखा देता हूँ। पहला एग्जाम्पल देखिए, वन यानी फॉरेस्ट तथा घास स्थल जिसे हम ग्रासलैंड कह रहे हैं का पिरामिड हमेशा सीधा बनेगा, क्योंकि दोनों के प्राइमरी जो हमारे पास प्रोड्यूसर होते हैं, जो प्लांट और ग्रास होते हैं, का वेट कंज्यूमर के वेट से ज़्यादा होता है। और बाकी अभी चित्र से आप समझ जाएंगे। दूसरा एग्जांपल देखिए, एक तालाब के इकोसिस्टम का जीव भार यानी बायोमास पिरामिड उल्टा बनेगा, क्योंकि इसमें प्राइमरी प्रोड्यूसरों की जो संख्या होती है वो अधिक होती है, बट उनका वेट कम होता है। इसीलिए अब वेट कम है और ये बन किसका पिरामिड रहा है, वेट वाला बन रहा है। तो जिनका वेट ज़्यादा होगा उसकी तरफ क्या हो जाएगा, ये बेस वाला भाग चला जाएगा, और जिनका वेट कम होगा उनकी तरफ संकरा वाला भाग चला जाएगा। अब आप जानते हो कि तालाब के इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, मतलब एक्वेटिक है, जलीय है। तो जलीय इकोसिस्टम में हमारे पास प्राइमरी प्रोड्यूसर हमने पढ़े थे कौन होते हैं, एल्गी, शैवाल, ये होते हैं। बाकी अब चित्र से आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए चित्र को देखते हैं।
देखिए 12th का ही पूरा कोर्स है ये, अच्छे से अगर आपने पढ़ा होगा तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी और बहुत ज़्यादा फायदेमंद होंगी हर जगह, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन मान के चलिए आएगा ही आएगा। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पर एक तरफ है घास के मैदान का पारिस्थितिकी तंत्र और दूसरी तरफ है एक बड़े वृक्ष का पारिस्थितिकी तंत्र। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पहली चीज़ समझिएगा, यहाँ पे अगर पेड़ की बात की जा रही है, ये पेड़ वाली बात की जा रही है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मास की यानी वेट की, वेट की बात कर रहे हैं, संख्या की बात नहीं कर रहे हैं। अगर संख्या की बात कर रहे होते तो फिर ये उल्टा बन जाता, लेकिन यहाँ बात की जा रही है पेड़ के वेट की। अब वेट की बात की जा रही है तो सबसे पहले आप देखिए घास के मैदान, तो घास के मैदान में सबसे ज़्यादा वेट किसका होगा? घास का होगा, फिर बकरी, फिर भेड़िए का होगा और फिर एक शेर का होगा। अब वैसे ही दूसरी तरफ हम बात कर लेते हैं, पेड़ का वेट बहुत ज़्यादा होता है, फिर उसमें रहने वाले चिड़ियों का वेट होता है बहुत ज़्यादा, और फिर उससे कम किसका होता है? कीड़ों का होता है। तो इसलिए कीड़े सबसे ऊपर हैं, फिर चिड़िया है, फिर पेड़ है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पर आएगा कि भाई निम्नलिखित में से किसका पिरामिड जो है वो सीधा बनेगा। तो सीधे में आपको एग्जांपल पे मिल सकता है कि भाई किसी घास और बड़े वृक्ष के जीव भार का पिरामिड, तो दोनों का ही सीधा बनता है। अब हमने देखा था कि भाई एक तालाब का जो इकोसिस्टम होता है उसका जो बायोमास का जो पिरामिड बनता है वो कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है। क्यों बन रहा है उल्टा? देखिए, इसको समझिए। और जो अभ्यर्थी एलटी की भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, तो ये एक तालाब के इकोसिस्टम को यहाँ पे बताया गया है और उसका जो बायोमास है, मतलब क्या इनका वेट है। आप जानते हो यहाँ पे प्राइमरी प्रोड्यूसर जो होंगे वो क्या होंगे? डायटम्स होंगे और फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे, और ये कहीं ना कहीं एल्गी के अंदर आते हैं, मतलब शैवाल के अंदर आते हैं। तो ये देखिए, इनकी संख्या तो ज़्यादा है बट इनका वेट कम है। तो इनका वेट कम है इसलिए ये पिरामिड जो है उल्टा बना हुआ है, क्योंकि इनसे फिर जो ज़्यादा वेट होगा वो किसका होगा? मछलियों का होगा, छोटी मछलियों का। फिर इनसे ज़्यादा वेट किसका होगा? बड़ी मछलियों का होगा। ये जो बड़ी मछलियां हैं इन छोटी मछलियों को खा लेती हैं और ये छोटी मछलियां इन डाइटम्स को खा लेती हैं। और ये किसका पिरामिड है? मास का, वेट का। और अगर सीधी सी आप लैंग्वेज में देखोगे तो बड़ी मछलियों का वेट ज़्यादा होगा, फिर उससे कम होगा छोटी मछलियों का, और फिर उससे कम होगा आपके डाइटम्स और फाइटोप्लैंक्टन का, जो कि हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि भाई तालाब का जो इकोसिस्टम होता है उसका पिरामिड बायोमास का, यानी बायोमास का जो उसका पिरामिड है वो कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। बायोमास मतलब होता है वेट, कि इनका वेट कितना है। चलिए, अब तीसरा आज का जो हमारा पिरामिड है वो है पिरामिड ऑफ एनर्जी, मतलब कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है उसका पिरामिड। तो देखिए, इस पिरामिड की सबसे इंपॉर्टेंट खासियत क्या है वो समझिएगा, और यहीं से कोई अधिकतर बार क्वेश्चन बनता है। देखिए, नंबर वाला और बायोमास वाला जो पिरामिड है ये बहुत कम बनता है, बट पिरामिड ऑफ एनर्जी बहुत बार देखने को मिला है और साधारण से साधारण पेपरों में देखने को मिला है। तो देखिए, यह पिरामिड किसी इकोसिस्टम के विभिन्न पोषण तलों, मतलब न्यूट्रिशंस या न्यूट्रिशनल जो लेवल होते हैं कि जीवों, मतलब उन जीवों, और जीवों के अंदर कौन आएंगे? प्रोड्यूसर भी आएंगे, कंज्यूमर भी आएंगे। मतलब किसी भी इकोसिस्टम के प्रोड्यूसर और कंज्यूमर द्वारा प्रयोग में लाई गई एनर्जी का जो टोटल अमाउंट होता है उसको दर्शाता है। मतलब पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या शो करेगा? किसी इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के द्वारा जो यूज़ की गई टोटल एनर्जी है उसको प्रदर्शित करेगा पिरामिड ऑफ एनर्जी। और अगली जो सबसे इम्पोर्टेंट खासियत इसकी है वो है एनर्जी पिरामिड सदैव सीधा बनता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि आपने देखा अभी नंबर वाला जो पिरामिड था और जो हमारे पास बायोमास वाला जो पिरामिड था ये सीधे भी बन सकते हैं और उल्टे भी बन सकते हैं, जबकि एनर्जी वाला पिरामिड जो है वो हमेशा सीधा बनेगा। सीधा कैसे बनेगा? देखिए, हरे प्लांट सूर्य से प्राप्त एनर्जी का केवल 10% ही स्टोर कर पाते हैं। मतलब जो हरे प्लांट होते हैं, ग्रीन जितने हमारे पास पेड़ पौधे हैं, वो जो सन एनर्जी आती है उसका केवल और केवल 10% ही स्टोर कर पाते हैं। और यही 10% सभी कंज्यूमर में आपकी फ्लो हो जाती है या ट्रांसफ़र होती है, जिसमें एनर्जी लॉस होता है और हर लेवल पर होता है। प्रत्येक पोषण तल के जंतु केवल, मतलब तो किसी भी लेवल का जो एनिमल होगा वो केवल और केवल एनर्जी का 10% ही अगले लेवल को देता है। इस प्रकार 90% एनर्जी कंज्यूम हो जाती है और केवल 10% एनर्जी ही आगे बढ़ती है। अब इस बात को आप समझिए कि क्या यहाँ पर बताया जा रहा है। देखिए, सूर्य है, सूर्य से एनर्जी आई, ग्रीन प्लांट में आई,
ग्रीन प्लांट में एनर्जी आई 100, ये इसने तो 100% एनर्जी दी, बट इसने केवल और केवल 10% ही इसमें से स्टोर कर पाई। अब इसने क्या किया, यहाँ पर टिड्डे ने इसको खाया, तो ये केवल और केवल 10% एनर्जी ही टिड्डे को दे पाया। इसने 10% स्टोर की तो ये 10% इसमें चली गई। सेम चीज़ इसने भी किया, इसने 90% अपने जितने भी इसकी जितनी भी क्रियाएं होती है उसमें यूज कर लिया, बाकी 10% इसने स्टोर कर लिया। इस टिड्डे को मेंढक ने खा लिया। अब इस मेंढक ने भी 90% एनर्जी यूज कर लिया और जिससे 10% मिली थी उसका 90% यूज कर लिया और 10% इसने स्टोर कर लिया और इसको इसने सांप को ट्रांसफ़र कर दिया। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं यहाँ से एनर्जी आते हुए हर जगह घटती हुए क्रम में चली गई। इसीलिए बोला जा रहा है कि भाई इसका जो पिरामिड होगा वो हमेशा कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, क्योंकि आप देख पा रहे हो डिक्रीजिंग इन एनर्जी, एनर्जी डिक्रीज हो रही है। तो हमने सबसे पहले बेसिक चीज़ क्या बताई थी आपको, ये बताई थी कि भाई जिसकी संख्या, जिसका वेट, जिसमें एनर्जी ज़्यादा होगी उसकी तरफ, या फिर जो भी चीज़ ज़्यादा होगी उसकी तरफ हमेशा क्या आएगा, बेस वाला यानी चौड़ा वाला भाग आएगा। तो एनर्जी में क्या होता है, सबसे ज़्यादा एनर्जी प्लांट्स के पास आई, 100 में से 10% इनके पास आई। अब इस 10% को इन्होंने यहाँ पे ट्रांसफ़र किया, क्योंकि ये 10% 100% हो गई, तो इन्होंने इसमें से 90% यूज कर ली, 10% स्टोर करके वापस 10 इसको भेज दी, जो इसके लिए 100 हो गई। तो इसने 100 में से 90% यूज कर ली, 10% इसको फ्लो कर दी, जो कि 10% 100 हो गई, और ये 10% इसके लिए यहाँ 100 हुई, तो इसने इसमें से भी 90% यूज की, और 10% कहाँ पर चली जाएगी, डीकम्पोजरों के पास, डीकम्पोजर मतलब गठनकर्ताओं के पास चली जाएगी। तो अब आपको ध्यान रखना है, सेम चीज़ ये भी यहाँ पे वही चीज़ है कि जैसे यहाँ पे है कि आप देख रहे हो डायटम्स हैं, डायटम्स ने एनर्जी छोटी मछलियों को फ्लो की, और फिर छोटी मछलियों को किसी चिड़िया ने खा लिया या किसी बगुले ने खा लिया, तो इसके पास एनर्जी चली गई, बगुला मरा और डीकम्पोजरों ने इसको डीकम्पोज करके 10% ही उसका स्टोर करते हैं वो लोग, बाकी सारा मिट्टी में मिल जाता है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब सबसे पहले सबसे ज़्यादा नीचे थी, फिर उससे कम, फिर उससे कम, तो इसलिए पिरामिड कैसा बना, सीधा बना। तो ध्यान रखिए 2 पिरामिड है हमारे पास, जो कि एक तो नंबर वाला है, एक नंबर वाला पिरामिड है, और एक मास वाला पिरामिड है। ये दोनों सीधे और उल्टे बन सकते हैं, जबकि एनर्जी का पिरामिड हमेशा सीधा बनेगा। यही क्वेश्चन आता है कि हमेशा कौन सा पिरामिड सीधा बनता है, तो किसका बनता है, एनर्जी का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। चलिए अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लाए गए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो चलिए इनको देख लीजिए आप। सबसे पहले इकोलॉजी के फादर किसको कहते हैं, अर्नेस्ट हैकल को कहते हैं, हम पढ़ चुके हैं इसको। दूसरा, प्लांट्स के सड़ने से कौन सी गैस निकलती है, मीथेन गैस निकलती है, CH4, ये भी आपको ध्यान रखना है, ग्रीन हाउस गैस है। तीसरा, गहन पारिस्थितिकी जिसे हम डीप इकोलॉजी कहते हैं, शब्द का प्रयोग किसने किया, अर्नी नैश ने किया। अगला, एक संपूर्ण समुदाय मतलब एक कंप्लीट कम्युनिटी के सभी जो जीव हैं उनके बीच में संबंध कौन स्थापित करता है, तो फूड नेटवर्क या फूड वेब, या फिर आप उसे फूड चेन भी कह सकते हो, खाद्य जाल जो है, खाद्य जाल एक कम्युनिटी के सभी जीवों के बीच में संबंध स्थापित करता है। इसको समझिए कैसा, क्यों ऐसा कहा जा रहा है। देखिए, सन प्लांट्स में एनर्जी आई, प्लांट को जो है प्लांट को खाया खरगोश ने खाया, साथ ही साथ टिड्डे ने भी खाया, तो टिड्डे को मेंढक खा लेगा, और इस खरगोश को कौन कौन खा सकता है, भेड़िया खा सकता है, या फिर शेर भी खा सकता है, हालांकि शेर इसका शिकार नहीं करता है। तो अब यहाँ पे शेर आ गया, शेर या भेड़िया, और मेंढक को कौन खा लेगा, सांप खा लेगा, और सांप को कौन खा लेगा, बाज खा लेगा। तो इनके बीच में आप देख रहे हैं एक रिलेशन है, इनके बीच में एक रिलेशन बन रहा है, मतलब यहाँ से एनर्जी फ्लो यहाँ जा रही है, फिर खरगोश में जा रही है, खरगोश को भेड़िया भी खा ले रहा है, शेर भी खा ले रहा है, और भी तरह के जो और तरह के आपके एनिमल हैं वो भी खा ले रहे हैं। उसी प्रकार टिड्डे को मेंढक खा ले रहा है, मेंढक को सांप खा ले रहा है। तो ये एक तरह का क्या हो रहा है, पूरा फूड चेन ही बन रहा है, एक फूड जाल ही बन रहा है। तो यही होता क्या है, किसी एक कम्युनिटी के बीच में संबंध को स्थापित करता है, इनके बीच में खाने का संबंध जो है मिला हुआ है। अगला देखिए, सबसे स्थिर यानी सबसे स्टेबल इकोसिस्टम किसका है, समुद्र का है, बता चुका हूँ आपको। पृथ्वी का सबसे बड़ा इकोसिस्टम कौन सा है, हाइड्रोस्फीयर है, समुद्र का ही है। ध्यान रखिएगा, समुद्र की जगह अगर हाइड्रोस्फीयर आ जाए, जलमंडल, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसा नहीं है कि हाँ जी हमें तो समुद्र बताया था,
उससे कुछ नहीं होता, ध्यान रखिएगा। समुद्र की जगह पे हाइड्रोस्फीयर भी दे सकता है घुमा के कि भाई पृथ्वी का सबसे बड़ा इकोसिस्टम बताओ, ऑप्शन में दे देगा आपको हाइड्रोस्फीयर, सागर नहीं देगा। तो सोचना नहीं है कि हाँ जी हमने तो सागर पढ़ा, नहीं, सागर नहीं है, सागर का मतलब हाइड्रोस्फीयर ही है। इसके बाद 7वां देखिए, स्थलीय सबसे बड़ा इकोसिस्टम, मतलब जो मैं आपको बता चुका हूँ, टेरेस्ट्रियल सबसे बड़ा इकोसिस्टम किसका होता है, किसी भी फॉरेस्ट, किसी भी जंगल का इकोसिस्टम टेरेस्ट्रियल का सबसे बड़ा इकोसिस्टम होता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर जो कि इकोलॉजी और इकोसिस्टम से संबंधित था, और ये लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी स्कोप, बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए भारत में किए गए प्रयास, साथ ही साथ हम देखेंगे नेशनल पार्क, बायो रिजर्व, और साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और उनमें जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है सारी की सारी हमारे नेक्स्ट वाले टॉपिक में आने वाली है। तो चलिए आज के लिए इस टॉपिक को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपको फिर से नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।